सबको मेरा प्रणाम। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं जो कि किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। घुमक्कड़ी की जो शायद शुरुआत है, या घुमक्कड़ी की जिसे कहते हैं, शुरुआत भी इन्हीं से होता है और अंत भी इन्हीं से होता है। उन्होंने ना ये बंदा जो है ना मेरा इंटरव्यू ले रहा है। अमन भाई, श्री अमन भाई मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा घुमक्कड़ हूँ। तो जो भी कुछ कह रहे हो ठीक ही कह रहे होगे। इन्होंने मेरे बारे में कुछ सवाल लिख के ये सवाल मेरे नहीं है, अच्छा, ये सवाल है इनकी इनके पूज्य फॉलोअर्स के, जो इनके चाहने वाले हैं, और कुछ ना चाहने वालों के ज्यादा हैं इसमें, क्योंकि इनके चाहने वालों की एक बहुत बड़ी ये ना चाहने वालों के ज्यादा है, नहीं तो चाहने वाले तो एक आदमी नहीं। तो नीरज भाई, सब लोग आपके बारे में जानते हैं, घुमक्कड़ी आपकी सब चीजों के बारे में जानते हैं। अच्छा, तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये घुमक्कड़ी की शुरुआत कब और कैसे हुई आपके जीवन में? हो गई शुरुआत, जन्म पैदा हो गए, घुमक्कड़ी की शुरुआत हो गई, लग गए अपना। शुरू में क्या था, देखो हमारा जन्म हुआ है भाई मेरठ में जी। मेरठ सिटी हेडक्वार्टर से 12 किलोमीटर दूर हमारा गांव है। गांव का नाम है दबथुआ। दबथुआ। दबथुआ, जी। ठीक है। तो भाई वहां से हमारी घुमक्कड़ी की हुई है शुरुआत। अगर ऑफिशियल शुरुआत की बात करोगे तो 10 साल पहले, 10 साल नहीं, 2009 में, 12 साल हो गए ना। हाँ जी, 12 12.5 साल पहले जब मेरी दिल्ली मेट्रो में नौकरी लगी थी। नौकरी लगने के बाद पैसा जेब में आने लगा। उससे पहले कोई पैसा जेब में नहीं था और टाइम भी, छुट्टियां वगैरह भी मिलने लगी। तो भाई ऑफिशियल शुरुआत हुई है मेरी फरवरी 2009 से। जी। और क्या सवाल है, घुमक्कड़ी की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? हाँ, तो मैं ऑफिशियल बताऊंगा कब हुई है मेरी, फरवरी 2009। कहाँ से हुई है? दिल्ली से। अच्छा। पहला टूर हमारा लगा था फरवरी या मार्च में ही, हिमाचल का। मैं और मेरा एक दोस्त था, दोस्त का नाम था राम बाबू। तो हम गए कांगड़ा बैजनाथ। दिल्ली से पकड़ी हमने वो जम्मू में, सीधे पठानकोट उतरे। पठानकोट से छोटी टॉय ट्रेन पकड़ी, नैरो गेज वाली। सीधे पहुंचे हम बैजनाथ पपरोला। जी। बैजनाथ पपरोला से वो मांगते मांगते, किसी से लिफ्ट मांगते मांगते हम बन गए वो बैग पैकर। बहुत अच्छा सवाल है, इस बारे में मैं बाद में आपसे अवश्य, ये मेरा एक सवाल आपसे होने वाला है बाद में। बन के लिफ्ट मांगने वाले। 3-4 किलोमीटर की हमने लिफ्ट मांगी। पहली यात्रा ही हमारी इस तरह की रही और वो थी वही पहली यात्रा। घूम घाम के फिर वापस दिल्ली आ गए और उसके बाद तो फिर सिलसिला चल पड़ा। तो आपने 5 किताबें लिखी हैं और 2 किताबों का संपादन किया, तो कुल मिलाकर 3 का किया है। 3 का आपने एक वो हमारा गंजू भाई है, तरुण गोयल। अच्छा, तरुण गोयल, उसकी किताब का भी संपादन हमने तो किया। लेकिन देखिए, गोयल साहब की किताब का संपादन इन्होंने किया, लेकिन गोयल साहब ने इनको किताब में कहीं पर भी क्रेडिट नहीं दिया। नहीं, वो क्रेडिट मैंने खुद ही कर दिया, संपादक नहीं था। अच्छा। तो उसमें किताब में क्या लिखना है, किसके नाम लिखना है, वो सब मैंने खुद ही कर, मुझे तो पता था। हम इस चीज के लिए मिस श्रीमान तरुण गोयल की घोर निंदा करते हैं, ठीक है जी। तो नीरज भाई, पहले आप जब लिखते थे, जिस वक्त से, मतलब मैं आपको काफी समय से फॉलो कर रहा हूँ, हाँ, तो पहले आप लिखते थे नीरज जाट के नाम से, हाँ, ठीक है। अब आ गए, अब आप बन गए नीरज मुसाफिर। हाँ। तो ये नीरज जाट से नीरज मुसाफिर तक का सफर कैसा रहा? पहले ये आपका? पूछो नीरज जाट कहाँ से आया। नीरज जाट कहाँ से आया? हाँ, बताइए। ये पूछो नीरज जाट कहाँ से आया। 2007 या 2006 की बात है। हमें ना डिप्लोमा, अच्छा मैंने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया हुआ 3 साल का। तो 3 साल का करने के बाद हमें 1 महीने के लिए किसी इंडस्ट्री में एक वोकेशनल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जी जी जी। वो इंडस्ट्री वाले सर्टिफिकेट देते हैं, उस सर्टिफिकेट से कुछ होता है, हमें नहीं पता क्या होता है। ठीक है। ठीक है, तो भाई हम पहुंचे हरिद्वार BHEL में, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। हाँ, इलेक्ट्रिकल्स, ठीक कहा आपने, आपकी वो अच्छी है जनरल नॉलेज। धन्यवाद। अब वहाँ पे वह जरूरत पड़ी कि ईमेल आईडी बनाने की। हमें पता ना ईमेल फीमेल क्या होता है। मोबाइल भी हमारे पास वो नोकिया था, तो जिसमें 9 बटन होते थे बस। जी जी। और नोकिया नाम ही इसलिए पड़ा, उसमें 9 बटन होते थे। ठीक है, 9 से। जी जी जी। तो ईमेल आईडी, अब भाई हम पहुंचे किसी एक दोस्त को लेकर, बड़ी मन्नतें करने के बाद, उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद, तब वो मुझे ईमेल आईडी बनवाने के लिए तैयार हुआ। साइबर कैफे में पहुंचे, उसने कहा नाम बता। मैंने कहा नीरज है यार, तू 3 साल से मेरे साथ काम, मतलब हम सब पढ़ रहे, तुझे नाम नहीं पता क्या? कि नहीं, ईमेल का अलग नाम बनेगा। मैं कहा चल ठीक है। नीरज कुमार नॉट अवेलेबल, नीरज कुमार 1988 नॉट अवेलेबल, नीरज मेरठ नॉट अवेलेबल। मैं कहा यार अवेलेबल क्या है? मैं कहा तो तू एक काम कर, नीरज जाट लिख के देख। नीरज जाट भी नॉट अवेलेबल। मैं कहा यार क्या करें, नीरज चौधरी भी नॉट अवेलेबल। फिर मैंने कहा थोड़ा सा और सम्मान दो खुद को, नीरज जाट जी। अच्छा। हाँ, हमने लिखवाया नीरज जाट जी, तो वो अवेलेबल हो गया। बताइए। मगर भाई इसे लॉक किया जाए। देखिए, ये लॉक करने की आप एक इनकी कहानी सुनिए
कि मतलब शायद मैंने आज पार्ले जी बिस्कुट आपने सुना होगा, पार्ले के आगे जी लगा था और एक जाट के आगे जी लगा था जो आज तक लगा हुआ है। इसके अलावा मैंने किसी के आगे जी, बहुतों के नाम के आगे से जी लगते हुए देख लिए, लगते हुए हटते हुए देख लिए, लेकिन एक पार्ले के आगे जी टिका हुआ है और एक नीरज जाट जी के आगे जी टिका हुआ है। नीरज जाट कैसे बना ये बता दिया, नीरज मुसाफिर कैसे बना ये हाँ, ये बताना है आपने। ठीक है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको ध्यान रखना चाहिए इन सब। ठीक है सर, अगली बार आप में ध्यान लोगों को रखेंगे। बुलाते हो अपने यहाँ पे और उनसे फिर आधे अधूरे सवाल पूछ के और फिर अगला सवाल दिमाग मेरा नीरज जाट जी पे लगा हुआ है। तो भाई इस तरह से हमारी ईमेल आईडी बन गई neerajjatji@gmail.com, जो आज तक भी है जी। सारे ऑफिशियल अनऑफिशियल अच्छे कर्मों में बुरे कर्मों में हर जगह यही। देखो सर, किसी का अगर इसने नंबर ब्लॉक करके रखा हो या कोई चीज भाई ने अगर रखी हो, व्हाट्सएप पे रिप्लाई ना देता हो, तो ईमेल भी आ गया है neerajjatji@gmail.com, तो इसको नोट किया जाए और लॉक किया जाए। वो ब्लॉग भी हमने नीरज जाट जी, जहां भी कहीं नीरज जाट जी, फेसबुक पे नीरज जाट जी, नीरज जाट जी, फिर तो नीरज जाट जी रट गया। ठीक है। अब भाई किताब छपने की बारी आई तो प्रकाशन लोगों ने पूछा वो यार नीरज जाट जी करना है क्या? मैं कहा यार जी तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा किताब में, जी हटा दो, नीरज जाट कर दो। फिर उसी टाइम ना तब तक मैं बहुत फेमस हो चुका था, लोक परलोक में, मंगल ग्रह पे, शनि ग्रह पे, हर जगह मेरी प्रसिद्धि फैल चुकी। अगली ट्रिप ये मंगल ग्रह पर लेकर जाने वाला है, ये भी नोट किया जाए। ठीक है, तो फिर हमने सोचा यार देखो नीरज जाट होने से वो जातिवादी बन जाती है, जो बंदा जितना फेमस होता है ना वो फिर जातिवाद के धर्मवाद के बंधन से मुक्त होता चला जाता है। बिल्कुल। हम भी धीरे धीरे, दिमाग तो हमारा जाट वाले थे, मगर यार दिमाग ही जाट वाला ठीक है बट नाम के आगे जाट नहीं होना चाहिए। तो फिर हमने जाट हटा के मुसाफिर कर दिया, वो मुसाफिर जो है आज तक चल रहा है। हाँ। अच्छा सर, आपने अपनी 5 किताबें जो हैं नौकरी के समय पर लिखी हैं, तो आपने कैसे मैनेज किया नौकरी भी और वो उन किताबों का लिखना, प्रकाशन? क्योंकि किताब लिखना एक छोटी चीज तो होती नहीं है, उसमें लिखना बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो कैसे मैनेज किया ये आपने सारी? नौकरी थी 8 घंटे की ड्यूटी। ठीक है। उसके बाद कितने घंटे बचे? 16 घंटे। 16 घंटे बचे ना। 16 घंटे में से 8 घंटे सोना जी। फिर कितने बचे? 8 बचे। 8 बचे। उन 8 घंटे में से कितने घंटे में क्या क्या कर लेंगे? उनमें खाना पीना भी हुआ और बस बाकी सारे काम, नित्य कर्म भी हुए जी, अनित्य कर्म भी हुए। तो 5 घंटे तो मतलब दिन में हमारे बचते ही बचते थे किताब लिखने के लिए। ठीक है। तो 5 घंटे कम नहीं होते। बिल्कुल। इसके अलावा मेरी किताबें सारी की सारी ऑन ड्यूटी लिखी गई हैं। तो इसके लिए दिल्ली मेट्रो वाले भी इसका एक संज्ञान ले सकते हैं। अब कोई संज्ञान नहीं ले, ऑन ड्यूटी इन्होंने किताबें लिखी, सारी किताबें ऑन ड्यूटी लिखी गई है। लेकिन कभी इन्होंने अपनी ड्यूटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ये मैं इनको पहले से जानता हूँ, तो ये इस चीज के लिए भी बधाई के पात्र हैं। अरे नहीं, सरकारी नौकरी में क्या होता है, देखो हर चीज का रिकॉर्ड होता है, अच्छे काम का भी रिकॉर्ड हो जाता है, बुरे काम का भी रिकॉर्ड हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर लेटर बन जाते हैं। जी जी जी। हमारे ऐसे छोटी छोटी बातों पर लेटर तो बहुत बने हैं, पर निकम्मेपन का कोई लेटर नहीं बना आज तक। कितने लेटर मिले होंगे आपको? बहुत कुछ गिनती है उनकी? हाँ, मैं गिनती दर्शकों को बताना चाहूंगी। गिनती विनती कुछ नहीं है, एक हमारा डिपार्टमेंट बोलते हैं उसे OHG जी। OHG इलेक्ट्रिकल का कुछ होता है, दर्शकों को उस गहराई में जाने की जरूरत नहीं। तो एक हमारा डिपार्टमेंट है, हमारे वो है कुछ, तो एक हमारा डिपार्टमेंट है, उसमें मैनेजर सब लोग होते हैं इसी तरह से। तो एक अच्छा, सर्दियों में मैं जाता था अपना यही वाला पजामा पहन के, मैं दिखाऊंगा, उठ के दिखाऊंगा, यही वाला पजामा पहन के, यही सफेद धारियों वाला पजामा पहन के, तो ये बहुत कंफर्टेबल है। तो मैं यही पहन के अपनी ड्यूटी चला जाता था। रूल था कि भाई यूनिफॉर्म में आना है, हमारी सबकी यूनिफॉर्म थी, एक स्टाफ की सबकी यूनिफॉर्म है, नीली शर्ट और सबकी अलग अलग है डिपार्टमेंट के हिसाब से, सबकी बहुत सारी यूनिफॉर्म है। तो हमारी भी कोई यूनिफॉर्म थी, लेकिन मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से इसे पहन के चला जाता था। अब भाई एक दिन मुझे वहाँ किसी दूसरे डिपार्टमेंट के HOD ने टोक दिया कि भाई तू कौन है, कहाँ से है, कौन से डिपार्टमेंट का? मगा जी मैं इस डिपार्टमेंट का हूँ। तो कि तूने यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी है। मगा जी आप कौन? यूनिफॉर्म में वो भी नहीं था। अच्छा। उसने भी जीन्स जूस पहन रखी थी। कि तू मुझे नहीं पहचानता? मगा ना मैं तो ना पहचानता जी। कि चल ठीक है। अगले दिन उसने भाई, वो HOD था अपने डिपार्टमेंट का, बड़ा तोप था वो। अगले दिन उसने भाई हमारे डिपार्टमेंट को लेटर लिख दिया कि तुम्हारे स्टाफ जो है नीरज कुमार ऐसे ऐसे, और वो अनऑफिशियल यूनिफॉर्म पहन के आया, उसने मेरे साथ बदतमीजी करी, इसका जो है जवाब दिया जाए। तो इस तरह के बहुत सारे लेटर मिले हैं। तो उसका जवाब आपने क्या दिया? कुछ दिया था उसका? हाँ, जवाब में मैंने लिखा था मगा जी मुझे नहीं पता मुझे कौन मिला है। एक बंदा मुझे मिला था, उसने जीन्स और एक फटी सी शर्ट पहन रखी थी,
बिना प्रेस करी हुई। मैं वो मुझे टोक रहा था, मैं तो उसको उल्टा जवाब दूंगा। तो नीरज जी, आपने जैसे सब लोग जानते हैं और कई लोग नहीं भी जानते, आप रेल यात्रा के भी एक एक्सपर्ट हैं। हाँ। और आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी रेल यात्राएं भी करी हैं। हम्म। तो अब कुछ छोटी सी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को अपनी रेल यात्राओं के बारे में। और पिछले 2 साल से मैंने कोई रेल यात्रा नहीं करी, क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन लग गया। जी, जब रेल यात्रा करने का टाइम आया, बिल्कुल। इस बार भी लॉकडाउन अभी तक तो लॉकडाउन नहीं है। तो आपने क्या याद दिला दिया, ये आपकी बहुत बड़ी कमी है। आपको सर, ये ये आपके चाहने वालों के सवाल है सर। हमारे कौन से चाहने वालों, उनका नाम सर बताया देखिए, जाए नाम मुझे। नहीं बता सकते हम, अपने दर्शकों की आइडेंटिटी भाई बिल्कुल देखो, गुप्त रखते हैं। सुनो, सबसे पहली बार जो रेल यात्रा मैंने करी थी अप्रैल 2005 में। जी मैं गया था कानपुर जी पापा के साथ, मेरठ से कानपुर संगम एक्सप्रेस। ठीक है। गाड़ी नंबर भी बताऊं, 4164 या फिर 4163। उस समय पर 4 डिजिट की गाड़ी नंबर होता था शायद। 5 डिजिट में एक लगा दो, जी 4163 या फिर 4164। जी मेरठ से गाड़ी चली, कानपुर पहुंची, ओवरनाइट जर्नी, मजा आ गया। जी उसके बाद वापसी में वो ट्रेन नहीं मिली, वापसी में ब्रह्मपुत्र मेल मिली कानपुर से गाजियाबाद। ब्रह्मपुत्र मेल शायद नॉर्थ ईस्ट से आती नॉर्थ है। ईस्ट आसाम से आती है। वो गाजियाबाद रुकती नहीं है, लेकिन हम उतर गए। चेन तो नहीं खींची थी? नहीं, चेन वेन नहीं नहीं, की। मैंने हम कहा तो कहीं आपने कोई ना, हम तो भारत के बहुत अच्छे नागरिक हैं। बहुत बढ़िया सर, हाँ। बहुत बढ़िया। तो गाजियाबाद उतर के पता चला मेरठ के लिए कोई ट्रेन नहीं है। ओवरनाइट हम पड़े रहे गाजियाबाद के स्टेशन पे। जी, मजा आया, मच्छर ने काटे, अप्रैल का महीना था। बहुत बढ़िया। अगले दिन सुबह पैसेंजर चलती है पुरानी दिल्ली से अंबाला वाली पैसेंजर ही है। हाँ जी। उसमें बैठ के मेरठ आ गया। तो एक तरह से मेरी 3 जर्नी हो गई। तो अंबाला पैसेंजर मेरठ के रास्ते जाती थी उस समय? हाँ, अभी भी जाती है। अच्छा, कई वो रूट असल में वो दिल्ली से अंबाला का जो 150 साल पहले जो सबसे पहला जो रूट बना था, वो वहीं से बना, मेरठ से ही बना, वहीं से बना था। तो देखिए, ये एक जानकारी आप लोगों के लिए। तो और है। उसी टाइम जो ट्रेनें चली थी, आपकी फ्रंटियर मेल मुंबई से पेशावर जाती थी। पेशावर से जाती थी। आज उसे गोल्डन टेम्पल कहते हैं, अमृतसर तक जाती है। जी। वो भी पहले मुंबई से दिल्ली आएगी, दिल्ली से मेरठ जाएगी, मेरठ से अंबाला जाएगी। वो पुराने टाइम की है, पुराने रूट। तो हाँ, तो वो सबसे पानीपत वाला रूट बाद में बना हुआ था। ठीक है। पानीपत वाला रूट शॉर्ट है जी। लेकिन उस रूट का सम्मान करते हुए भी बहुत सारी ऐसी ट्रेनें चला रहे तो मतलब आपने अपनी पहली यात्रा में ही भारतीय रेलवे का जो पुराना रूट था उसको पूरा सम्मान दिया। और उसके जो एक पुरातत्व जिसको कह सकते हैं हम, पुराना रूट बना हुआ था राजे महाराजाओं के टाइम का, आपने उस पर सफर किया। हाँ, उसमें सफर। बहुत बढ़िया सर। वापस आगे मैंने अपनी एक कॉपी में लिखा, मेरठ सिटी से कानपुर सेंट्रल जी, ट्रेन नंबर 4164 संगम एक्सप्रेस, इतने किलोमीटर, 400 कुछ किलोमीटर था, इतने किलोमीटर। उससे अगली लाइन में लिखा कानपुर सेंट्रल से गाजियाबाद जंक्शन, ट्रेन नंबर ये और ब्रह्मपुत्र मेल और 400 कुछ किलोमीटर जी। उसके साथ प्लस भी कर दिया, 800 कुछ किलोमीटर हो गया जी। उसके साथ लिखा गाजियाबाद जंक्शन से मेरठ कैंट, जी जी जी। ट्रेन नंबर ये अंबाला पैसेंजर, और इतने किलोमीटर, 52 किलोमीटर था, 52 या पता नहीं 56 था जी। तो तब से भाई मैं अपनी उस कॉपी तो छूट गई, फिर वो एक्सेल शीट में आ गया बाद में जी। अभी तक 900 के करीब यात्रा कर चुका हूँ और लगभग 2 लाख किलोमीटर की रेल यात्रा हुई है। बहुत बढ़िया। पिछले 2 साल से बिल्कुल भी रेल यात्रा नहीं हुई और मैंने बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मेरा सपना होता है पैसेंजर ट्रेन में चलने का, नए रूट पे। जी। जैसे कि मैंने दिल्ली से मुंबई पैसेंजर में किया हुआ है, दिल्ली से हावड़ा का रूट, हावड़ा से मुंबई का रूट, और इस तरह बहुत सारे रूट हमने किए हुए हैं। इनके ज़्यादातर स्टेशन जो है ना, छोटे छोटे स्टेशन है, उनके सबके फ़ोटो मेरे पास हैं जी। वो फ़ोटो कलेक्शन का मुझे बड़ा शौक है जी। अभी तक ऑल इंडिया में 4000 स्टेशनों के फ़ोटो मेरे पास है जो मैंने खुद खींचे हुए हैं जी। और 10,000 के करीब स्टेशन है इंडिया में। अभी 6000 बचे हैं। 6000 के करीब और बचे हुए हैं। तो मेरी इच्छा है कि मैं बाकी 6000 भी करूँ। तो सर, अब जैसे आपने कुछ अपनी किताबें हैं एवरेस्ट के बारे में, हमसफर एवरेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट का यात्रा पे आपने 2 किताबें लिखी हैं। तो इन दोनों जो आपने यात्राएं थी, ये मेरे ख्याल से कुछ एक्सट्रीम यात्राएं हैं जो कि आपके जिस हिसाब से आपका खान पान है और उन चीज़ों को मैच नहीं करती। क्योंकि अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो ज़्यादातर मांसाहारी खाना मिलता है। अगर हम एवरेस्ट बेस कैंप में भी जाएं तो वहाँ पर भी ज़्यादातर, क्योंकि नेपाल में भी ज़्यादातर खाने का जोर मांसाहारी पर ही होता है। तो फिर वहाँ पर इन दोनों यात्राओं में आप भोजन वगैरह कैसे मैनेज करते थे अपना सारा,
और बाकी सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते थे? वेजिटेरियन खाना तो देखो हर जगह मिल जाता है जी। हर जगह वेजिटेरियन मिलता है, आपको जाके कहना होता है भाई मुझे वेजिटेरियन चाहिए। लेकिन चॉइस नहीं होती उसमें। हाँ ज़्यादा बहुत चॉइस, कम। हाँ ज़्यादा चॉइस नहीं होती। तो एवरेज बेस नॉर्थ ईस्ट में क्या है, नॉर्थ ईस्ट में हर जगह राजस्थानी और बिहारी हर जगह मिलेंगे। जी। राजस्थानी और बिहारी मिलेंगे तो भाई डेफिनेटली वेज खाना तो मिलेगा ही मिलेगा। पूरी सब्जी रोटी सब्जी तो जरूर जरूर मिलेगी मिलेगी। क्योंकि आपने ज़्यादातर जो है इंटीरियर इलाकों का मतलब हाँ। काफ़ी वो किया है, तो उन इंटीरियर इलाकों में कैसे आपने मैनेज हम उनकी रसोई में घुस जाते थे और उनकी बर्तन वर्तन खोल के देख लेते थे वो बर्तन में क्या क्या रखा हुआ है। कभी मिला मतलब मिल जाता था कुछ वेजिटेरियन वहाँ पर? दाल तो दाल हर जगह मिलती है। अच्छा। दाल तो हर जगह मिलती है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आप इंटीरियर्स में जाएंगे तो वहाँ पे वो लोग मीट में किसी न किसी प्रकार की दाल डाल के ज़रूर बनाते हैं। 2 सब्जियां जरूर जरूर बनती हैं, दाल उनमें दाल तो होती है। जी जी जी। अलग से मीट भी बनता है। जी। मीट अलग बर्तन में होगा, दाल अलग बर्तन में होगी, परोसते टाइम उन दोनों को एक जगह कर देंगे। चलो ये सिंपल है। इससे तो हम पहले उनके किचन में जाके घुस जाते थे, हम्म। उन्हें रोक देते थे कि भाई मीट नहीं डालना, केवल दाल डालनी है। आपका फेवरेट लेखक कौन सा है और आपकी फेवरेट किताब कौन सी, पसंदीदा किताब और पसंदीदा लेखक? देखो जितने भी ना ट्रैवल राइटर होते हैं जी। सबका फेवरेट लेखक एक ही होता है। हाँ जी। उसका नाम है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन, सांस नहीं सांकृत्यायन। सांकृत्यायन जी। ठीक है। तो भाई हमारा भी वही है जी। यूट्यूब पर आने का कब सोचा और कैसा रहा आज तक का सफर आपका यूट्यूब का? यूट्यूब का आने का सोचा ही नहीं। असल में जब जीमेल बनी ना हमारी, अब यूट्यूब जीमेल एक ही है, सब गूगल के प्रोडक्ट है। जी। जैसे ही आप अपनी जीमेल आईडी बनाओगे तो आपका यूट्यूब पे भी अकाउंट अपने आप बन जाएगा। अच्छा। आप उसमें कुछ करो या मत करो। जी जी जी। ठीक है भाई। तो हमारा यूट्यूब चैनल बन गया। जी। उसमें पता ना 8-10 सब्सक्राइबर भी हो गए। अच्छा। 2008 में बन गया था। ठीक है। जीमेल के साथ ही। जी। 2015 में मुझे अकल आई किसी का चैनल देख के। अच्छा डाटा बहुत महंगा होता था उस समय पे, बहुत महंगा बहुत महंगा होता था। 250 रुपये का अप्रोक्सीमेट 1 GB आता था उस समय पे। मुझे नहीं पता, बहुत महंगा होता था। जी, जी, उतना खर्चा अपने बस के नहीं था। जी। फिर भी एक छोटी सी वीडियो मैंने मार दी अपलोड। ठीक है। 2-4-5 लोगों ने देखी, फिर कुछ हुआ, 2-4 छोटी मोटी वीडियो और हमने कर दी। 2017 फरवरी में अचानक एक वीडियो वायरल हो गई। ठीक है। अचानक हमें कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। फिर एक दिन मैंने 2017 में जून जुलाई में यूट्यूब अपना खोल के देख लिया। वैसे ही देखा तो उसमें 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर हुए पड़े। पर मैं कहा ये पागल कहाँ से आ गए, वीडियो तो मैं डालता नहीं हूँ, रेगुलर नहीं होगी, कौन लोग है ये। फिर पता चला वो वीडियो वायरल हुई पड़ी है राजस्थान में। अच्छा। वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था, 2-2.5 मिनट की वीडियो थी और उसमें एक ऊँट जो था क्या 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 कर रहा था और कुछ नहीं था। ठीक है। फिर वहाँ से समझ में आया यार यूट्यूब तो बढ़िया चीज़ है। फिर अचानक वो जियो आ गया। कब आया? 16-17 में। जी। डाटा सस्ता हो गया। तब से हमने सोचना शुरू करा। सोचते सोचते निकल गए 2 साल। ठीक है। 2019 में फिर सीरियसली हमने यूट्यूब को लेना शुरू किया और आज मैं पूरी तरह से सीरियसली ले रहा हूँ यूट्यूब को। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो इनको नहीं जानते हैं नीरज जी को, इनका अपना एक चैनल है नीरज मुसाफिर के नाम से, जिस पे ये अपनी सारी ट्रैवल से रिलेटेड यात्राएं उनके ब्लॉग अपलोड करते रहते हैं। तो कृपया उस चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ हाँ, और देखें इनकी यात्राओं के बारे में, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा नीरज जी, शादी से पहले मुश्किल था ट्रैवल करना या शादी के बाद? दोनों अलग अलग मैटर है। पहले तो मैं अकेला था जी। अकेले की अलग तरह की प्लानिंग चलती थी जी। फिर हम 2 हो गए तो 2 की अलग तरह की प्लानिंग चलती है। ये तो कभी ऐसा नहीं होता भाई आप बोलोगे कि नहीं यार मुझे तो पहाड़ों पे जाना है और भाभी बोलेगी नहीं मुझे तो गोवा जाना है, तो आप बोलोगे नहीं तू गोवा जा और मैं चला पहाड़ों पे। कभी हुआ? शादी हो गई? हाँ जी। आपकी शादी नहीं हो सर, मैं हैप्पीली अनमैरिड हूँ। आप नहीं समझ सकते इन बातों को। नहीं तो तभी मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ तब ना सर। मुझे भी गोवा जाना पड़ेगा। अच्छा आपको गोवा जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब मैं बेहतर हूँ। आप यही कहना ठीक चाहते है, हैं? तब मुझे भी गोवा जाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा नीरज जी, ये आपके जो कहते हैं ना एक लिबरल विंग के लोगों के सवाल आ गए। लिबरल क्या होता है? लिबरल विंग आप समझ जाइए, मैं उसके बारे में ज़्यादा बखान नहीं करूंगा यहाँ पर। लेफ्ट राइट? लेफ्ट समझ लीजिए आप, लेफ्ट विंग समझ लीजिए, राइट विंग मतलब आपसे दूसरे। उन्होंने पूछा कि आपकी जो छवि है ना वो एक अक्खड़ घमंडी किस्म की है। दुश्मन गैंग नहीं है। नहीं सर, फिर तो एक अच्छा गैंग है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी छवि जो एक अक्खड़ किस्म की है, घमंडी किस्म की है कि आप किसी को सीधा मुंह जवाब नहीं देते। बिल्कुल। देखिए कई बार लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक स्पष्टवादिता में
और एक अक्खड़ और घमंडी किस्म में। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोग कहते हैं कि यार उसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझे 5-10 लोगों ने ऐसा बोला कि यार उससे हमारी कोई किसी बात पे वाद विवाद हुआ और उसने तो हमें ब्लॉक कर दिया सीधा, तो बहुत अक्खड़ है, घमंडी है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कह दे तो बेचारे वो ठीक है, मतलब आप मानते हैं कि आपकी ऐसी छवि, मतलब आप ऐसी छवि है और मैं चाहता हूँ कि ऐसी छवि बनी रहे अक्खड़ और घमंडी की। ऐसा क्यों सर? क्यों, क्या होता है? अब हम है घमंडी है, हमने कर रखी हमारी वो प्रसिद्धि मंगल ग्रह तक फैली हुई है, पूरे लोक परलोक में फैली हुई। घमंड ना करे, क्यों क्यों ना करे कोई घमंड? देखिए, तो उन दर्शकों को बताना चाहता हूँ जिनका ये स्पेसिफिक सवाल था, तो भाई ने बोला है कि हाँ वो घमंडी है। और है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रसिद्धि मंगल ग्रह तक है। हाँ। और अगला ट्रिप वो मंगल ग्रह पर ले जाएंगे, तो आप उस मंगल ग्रह के ट्रिप में अपने आप को एनरोल कराइए और साथ में जाइए और इनके साथ रहिए और जानिए कि इनका घमंड का और अक्खड़पने का लेवल किस हद तक है। हाँ। जैसे देखो, आपका होटल का काम है तो आपको पब्लिक के सामने बहुत अच्छा बन के रहना पड़ेगा। बिल्कुल रहना पड़ेगा। पब्लिक नहीं रहेगी तो आप कैसे होते हो हमें पता है। बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है ना? बारे इसको कट करेंगे हम बाद में। तो अगर इसी चीज को जो एक तो वो ओपन जी सर यस सर, और एक वो बैक पीछे पीठ पीछे वाला जो वो बोलते हैं ना कि वो व्यवहार, तो उसे छुपा के क्यों रखना मुझे? तो कभी ऐसा हुआ कि आप किसी के घर रुके हो और आपको कुछ असहजता महसूस हुई हो और आपके दिमाग में ये चीज आई हो, यार मैं यहाँ पर क्यों आ गया? बंदे ने हमें अपने घर पे बुला लिया, नीरज जी आ जाओ, नीरज जी आ जाओ, आपकी प्रसिद्धि मंगल ग्रह तक फैली हुई है। जी जी। अब उसके घर वालों को थोड़ी पता है, उसकी पत्नी परेशान, या पता नहीं यार ये किसको बुला लिया, कौन है ये, क्या है, हम ऐसे अनजान आदमी को घर में कैसे बुला लें? उसके मम्मी पापा परेशान, यार ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया? हमारे सामने तो पता नहीं चलता पीछे क्या बातें हो रही है, लेकिन फील आ जाती है कि भाई कुछ ना कुछ असहज हमारी वजह से मामला असहज हो रहा है। तब हम डिसाइड करते हैं भाई सुबह फटाक से यहाँ से निकल लो। कभी ऐसा हुआ कि मतलब आप पहुंचे हो और आपने विदिन कुछ, मतलब वहां रात भी ना रुके हो, आधी रात को भागे हो वहां से कि नहीं यार? आधी रात नहीं, कई बार तो ऐसा भी हुआ है, मुझे जगह ऐसे याद नहीं आ रही, जगह और इंसिडेंट वगैरह याद नहीं आ रही। कई बार ऐसा हुआ है कि हम रात रुकने के इरादे से गए थे, कोई बुला रहा हमें हमारे यहाँ रुकना, तो हम वहाँ गए उनके यहाँ, बट हम 1-आध घंटे रुक के चाय पी के वापस आ गए। अच्छा नीरज जी, आप ट्रैकिंग भी करी है, आपने साइकिलिंग भी करी है, बाइकिंग भी करी है। हाँ। इन तीनों में से सबसे फेवरेट आपका क्या है? और बाइक। क्यों? मेहनत नहीं लगती उसमें सर। अगर खराब साइकिल चलाते बाइक खराब हो, साइकिल भी खराब हो जाती है। साइकिल तो चलो छोटी मोटी है, नहीं तुम समझते नहीं हो, हम चलाते नहीं है ना सर। हाँ, हमारा वजन हमारे को अलाउ नहीं करता साइकिल चलाने के लिए। साइकिल एक बार मिजोरम में खराब हो गई, हम पहुंच गए मिजोरम, आइजोल से लेके चंफाई पूरे मिजोरम की परिक्रमा करनी थी। मिजोरम से 40 किलोमीटर चले, साइकिल खराब। अच्छा। उसका जो गियर चेंजर होता है, गियर शिफ्टर होता है, टूट गया। अब आप कह रहे हो कि बड़ा आसान है, वो आसान नहीं था बिल्कुल भी। हमें यात्रा बीच में छोड़ के वापस आना पड़ा साइकिल। अच्छा नीरज जी, आज की एक ना बहुत ज्वलंत मतलब उदाहरण चल रहा है, आज की घुमक्कड़ी की जो परिकाष्ठा जो है, उसमें एक ना नई प्रजाति आई है इस घुमक्कड़ी में। हाँ। ठीक है, उस प्रजाति को लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। एक हिच हाइकर कुछ बोलते हैं, ठीक है, कुछ बैक पैकर्स बोलते हैं, ठीक है, और एक इन सबसे ऊपर जिसे कहते हैं ना, वो मंगल ग्रह की भी नहीं, जुपिटर ग्रह की प्रजाति आई है, वो फ्री में ट्रेवल करने वाले। फ्री में? तो सर उनके बारे में आपकी क्या राय है, और आपका ये फ्री का ट्रैवल के बारे में स्पेशली क्या राय है, और ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हो? सर आजकल की जो जिस आप कम्युनिटी की बात कर रहे हो, वो वही कम्युनिटी है जिसका खर्चा कोई और उठाता है, लेकिन वो कहते हैं जी हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ, हम जो है ट्रैवल विदाउट मनी घूम रहे हैं, और फिर वो 4 लोगों को और बताते हैं जी ट्रैवल विदाउट मनी घूमो। मैं वो बताता हूँ, कोई इसी तरह का ट्रैवल विदाउट मनी वाला ही था, राजस्थान में घूम रहा था जैसलमेर की तरफ। वहाँ पे किसी ट्रक वाले से लिफ्ट ली उसने, ट्रक वाले को इधर मुड़ना होगा, उसको उधर जाना होगा, ट्रक वाले ने उतार दिया उसको कहीं पे एकदम वीराने में। उसको अगली कोई सवारी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, वो वहीं पे कोई शेल्टर शोल्टर मिल गया उसको, उसमें पड़ के सो गया। सुबह उठा, सुबह भी उसको कुछ नहीं मिला, 2 दिन तक बिल्कुल भूखा रहा वो। क्यों? क्योंकि उसको फ्री में चलना था, क्योंकि ट्रक वाले ने उसे वहां छोड़ दिया था। ट्रक वाले ने उसको छोड़ दिया, उसको फ्री में चलना था। ट्रक वाली गलती थी ना सर, ट्रक वाले को उसको डेस्टिनेशन तक छोड़ के आना चाहिए, उसको डेस्टिनेशन छोड़ के आना चाहिए था। हाँ जी, हाँ जी। 2 दिन तक भूखा रहा, बाद में उसने लिखा कि मैं मरते मरते बचाऊं। लोगों ने उसने कहा वेरी साहसिक आदमी हो तुम, बहुत साहसिक आदमी हो। मैंने लिखा यार तू बहुत गंदा आदमी है, तो साहसिक नहीं है बिल्कुल भी। जेब में 10-5 रुपए होते तो तू बस लेता, बस से तू
कहीं पे होटल में जाता तो कुछ करता यार, पैसे होते तो किसी एक मतलब जहाँ लोग बाग होते हैं वहां चला जाता। बहुत सपोर्ट मिलती। सर देखो बिल्कुल, जेब में होगा गोप्रो, ठीक है, एक ले रखा होगा उन्होंने 40-30-40 हजार रुपये का गिम्बल, फोन होगा एप्पल का कटे हुए सेब का सबसे महंगा, ठीक है जी, जूते नाइकी के, चश्मा रेबैन का, हाथ में कोई 10-15-20 हजार रुपए की वो स्मार्ट वॉच आती है ना जो एल्टीट्यूड भी बताती है, वो वाली होगी। अबे भैया तुमने 3-4 लाख रुपए का तो सामान पहना हुआ सिर से। चलो मैं कई ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 6 महीने काम करते हैं और 6 महीने घूमते हैं उस पैसे से। तो आई थिंक ये चीज भी अच्छी है, लेकिन अगर आप टोटली उसके लिए दान मांगने लग जाओ कि अपने बकायदा अपने बैग पे अपने अकाउंट नंबर लिख के घूम रहे हो आप कि मुझे इस चीज के लिए दान दीजिए, मैं पूरे वर्ल्ड का ही चेकिंग करना चाहता हूँ, तो यार देखो सर मैं तो बिल्कुल भी नहीं। ये थे हमारे साथ भारतीय हिंदी जगत के एक फेमस मशहूर लेखक श्री नीरज कुमार जी, और आज आपने इनका इंटरव्यू देखा हमारे चैनल पर। आशा करता हूँ सबको पसंद आया होगा, और अंत में यही रिक्वेस्ट है कि इनका एक चैनल है यूट्यूब पर नीरज मुसाफिर के नाम से, उसे सब्सक्राइब करें, और हमारा चैनल द माउंटेन यति के नाम से है, उसे भी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अच्छा, धन्यवाद। अच्छा सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ इंटरव्यू, लो जी पूछिए। इन्होंने इतने सारे सवाल थे, देखो सवाल तो इन्होंने सारे पूछ लिए। ये कहा था आपने कि तुम्हारे जो विरोधी लोगों के ज्यादातर सवाल हैं, कोई सा भी विरोधी का सवाल नहीं है सर। ये आपका बड़प्पन है कि आप अपने इन सवालों को विरोधियों का नहीं समझते। दूसरी चीज मैं चाह रहा था कि वो हंसी मजाक में हो इंटरव्यू, ये हंसने को तैयार ही नहीं। सर देखो पहला है ना, तो हमें थोड़ा सा वो रहना, पसीना आ रहा होगा। पसीना नहीं आ रहा हमारा, पसीना तो हम देते हैं, रुमाल ना उठा के। नहीं बिल्कुल पसीना कुछ ना आ रहा, घबराहट सी हो रही है क्या? कोई घबराहट नहीं होती, हमें पता है काटने वाले तो हो, जो जहाँ गड़बड़ होगी वहाँ काट ही दोगे तुम। मतलब एडिटिंग मेरे से करवाओगे तो तुम ही करोगे, और क्या करोगे? जब चैनल बनवाया तो एडिटिंग भी करो भाई। इंटरव्यू मेरा इंटरव्यू, मैं गेस्ट हूँ, एडिटिंग भी मुझे ही करनी है भाई इतना तो साथ देना पड़ता है ना। चलो आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मेरा कोई संदेश नहीं है, किसी को कोई संदेश नहीं है। चैनल सब्सक्राइब कर लिया, बस इतना ही था। जिंदगी का एक ही लक्ष्य होना चाहिए इंसान का, चैनल सब्सक्राइब करना, और कोई लक्ष्य नहीं। ठीक है भाई, ठीक है जी, धन्यवाद सबको, राम राम, गुड नाइट, सो जाओ। राम राम।